हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का षष्ठी सक्सेस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक हमारा है वैद्युत फ्लक्स। आज हम ये समझेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। गॉस कितने, अब देखो इसके पहले हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण समझाया था। उम्मीद हो आपको वो घनकोण और क्षेत्रफल वेक्टर समझ आया होगा। आज हम समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब देखना उसी क्षेत्रफल वेक्टर का घनकोण का आगे तुम्हारे आने वाले नेक्स्ट डेरिवेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो सबसे पहले आज ये समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है, फिर मैं समझाता हूँ कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। पहले मैं परिभाषा पढ़ता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं समझाता हूँ कि ये वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए यहाँ से, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अभिलंबवत काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए परिभाषा हमने लिख दी है, अब यहाँ से समझ सकते हो, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ इसको समझा से। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। हमारा कहना मतलब जैसे है कि कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी पृष्ठ, उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? अभिलंबवत। तो उससे गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएँ हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएँ हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान पर सुनना, हमने क्या कहा कि अगर कोई मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हम कोई पृष्ठ लेकर आए हैं, कोई भी एक पृष्ठ हो, कैसा भी पृष्ठ हो, रैंडम किसी भी टाइप का पृष्ठ हो, उस पृष्ठ को इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या रख दें? अभिलंबवत। मतलब इस वैद्युत क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत रख दें। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें दो टाइप की परिभाषा बना सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि आप क्या करिए, इसमें जो पृष्ठ है उस पृष्ठ को क्या करिए? लंबवत रख दीजिए। जो भी तुम्हारा पृष्ठ है उस पृष्ठ को इस वैद्युत क्षेत्र क्या कर दीजिए? लंबवत। जो भी तुम्हारा पृष्ठ है उस पृष्ठ को इस वैद्युत क्षेत्र कैसे लंबवत रख दीजिए? इस टाइप से लंबवत। तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से जितनी भी पास होंगी, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को माप को क्या करना? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास होंगी, वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स नहीं ज़्यादा होगा। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र तो एक टाइप से वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र होती हैं। तो जितना ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा, वहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं उतनी ही ज़्यादा होंगी। जितना पृष्ठ लंबवत होगा, वैद्युत बल रेखाएं उतनी ज़्यादा उससे पृष्ठ। अब आपसे ये सोचिए, जैसे अगर वही पृष्ठ को ऐसे रख दिया जाए, तो क्या इस पृष्ठ से कोई वैद्युत बल रेखा पास होगी? कुछ इधर से निकल जाएंगे, कुछ नीचे से निकल जाएंगे, सब ऊपर से। क्या इधर से अगर थोड़ी बहुत पास होंगे तो होंगे, नहीं तो निकल नहीं, सब ऊपर से निकल जाएंगे, ऊपर और नीचे से। कोई इस पृष्ठ से गुजरेंगे नहीं। अगर इसी पृष्ठ को हल्का इसे बिल्कुल लंबवत रख दिया जाए, तो सभी वैद्युत बल रेखाएं इसी पृष्ठ से होकर निकल जाएंगी। आई होप समझ रहे होंगे। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए मेरी किताब है, इस पृष्ठ को क्या करना है? इसको इस टाइप से रखना, वैद्युत क्षेत्र में इस टाइप से। तो जितनी वैद्युत रेखाएं हैं सभी की सभी इस पृष्ठ से होकर क्या गुजरेंगी। तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास होंगी, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं के माप को हम क्या कहेंगे? जैसे 5 वैद्युत बल रेखाएं तो 5 मतलब गुजरेंगे, तो वो होगी तो वैद्युत फ्लक्स हो गया। मतलब जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास होंगी, उन सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो इसमें दो टाइप से हो सकता है। या तो क्या करें कि इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रख दीजिए। इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के इस टाइप से अभिलंबवत रख दीजिए। तो अब देखिए, अगर इसको अभिलंबवत रखोगे, हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए मेरी बुक है, ये इसका पृष्ठ है, तो अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर देखोगे तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये होगा ऊपर की तरफ। उस पर क्या डालिए? अभिलंब डालिए, जो इसकी दिशा रिप्रेजेंट करेगा ऊपर डायरेक्शन में, वही इसका क्या कहलाएगा? इस क्षेत्र उस पृष्ठ की दिशा रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इस पृष्ठ को देखा जाए, तो अगर इसको लंबवत रखना है, तो अगर ऐसे रखोगे, ध्यान पर दिशा का खेल है। अगर दिशा की बात करें, अगर दिशा वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखोगे तो पृष्ठ समांतर हो जाएगा। दिशा नहीं रखनी है, उस पृष्ठ का की जो दिशा है वो क्षेत्रफल के या वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत नहीं रखनी है।
उस पृष्ठ को भी लंबवत रखना है, दिशा तो उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में हो जाएगी। तो देखो अगर इस टाइप से रखता हूँ तो क्षेत्रफल वेक्टर इसका इधर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र भी हमारा इसी दिशा में, तो दोनों की दिशा में हो गए। तो पृष्ठ कैसा होगा, पृष्ठ लंबवत होना चाहिए, ना कि उस पृष्ठ की दिशा लंबवत होनी चाहिए। दिशा अगर लंबवत करोगे तो विद्युत क्षेत्र ये हो गया, इस टाइप से रखोगे तो पृष्ठ ये हो गया, तो इनके 90 डिग्री कोण, लेकिन दिशा तो अब लंबवत हो गई लेकिन पृष्ठ तो समांतर हो गया ना। तो समांतर के केस में कोई भी विद्युत बल रेखा इससे पास नहीं होंगी, तो फ्लक्स ही नहीं उत्पन्न होगा। फ्लक्स तो जब भी उत्पन्न होगा जब पृष्ठ कैसा हो, विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हो, तभी तो उससे विद्युत बल रेखाएं पास होंगी। और जब विद्युत बल रेखाएं पास ही नहीं होंगी तो वहाँ फ्लक्स कैसे उत्पन्न होगा। आई होप आप विद्युत फ्लक्स समझ रहे होंगे। तो इसमें दो टाइप से बन सकते हैं, तो या तो ये कर लीजिए कि इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र का अभिलंबन रख दीजिए, या फिर ये कर दीजिए कि हमारा पृष्ठ ऐसे है, जो विद्युत बल रेखाएं उसको इससे अभिलंबन गुजार दीजिए। बात तो वही है ना, कहने का मतलब है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के अभिलंबवत पास होनी चाहिए। तो अगर मैं पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखता हूँ तब विद्युत बल रेखाएं इसके अभिलंबवत पास हो जाएंगी, इससे पास होंगी नहीं होंगी। अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसा रख देता हूँ और विद्युत क्षेत्र को इस टाइप से डालता हूँ इस पर, तो विद्युत बल रेखाएं इससे अभिलंबवत पास हो जाएंगी। तो वही कहता है परिभाषा है। आप ये भी लगा सकते हैं कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से अभिलंबवत पास होती हैं। यहाँ क्या था कि हमने किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को अभिलंबवत रखा था, तो उससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ परिभाषा ऐसे बनाई जाती है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई पृष्ठ है, ये हमारा कोई पृष्ठ है और विद्युत बल रेखाएं इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर मान लीजिए दिशा में, तो ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ठीक। और जितनी विद्युत बल रेखाएं हैं, सॉरी ये नहीं है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या करें इसी से, तो ये विद्युत बल रेखाएं से पास हो जाएं, ये क्या आंसर से विद्युत बल रेखाएं, ये सब क्या है इससे विद्युत बल रेखाएं, मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं। तो अब देखिए ये पृष्ठ ऐसे रखा है, विद्युत बल रेखाएं ऐसे पास हो रही हैं, इस दिशा में ऐसे इसके अंदर क्या है पास हो रही हैं। तो चाहे पृष्ठ के ऊपर से विद्युत बल रेखाएं लंबवत गिराइए या फिर पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दीजिए, तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी। यहाँ भी वही बात है, तो दोनों बातें कर सकते हैं। तो यह भी कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स के केस में कि यदि किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में उसके अभिलंबवत रख दिया जाए तो उसके अभिलंब हो पास होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। वैसे ये भी कह सकते हैं किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई होप आपको दोनों परिभाषा समझ आई होंगी। तो अभी के केस में हम मान लेते हैं ये हमारा, उसका देखिए यहाँ से ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो गया ए वेक्टर, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर है। हम मान लेते हैं अभी के केस में इसका ये जो हमारा पृष्ठ है इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इस टाइप से। मैं मान लेता हूँ ये हल्का तो तिरछा रखा हुआ है, कुछ तिरछा, जो पृष्ठ तुम्हारा है ये हल्का कुछ इस टाइप से, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में है, क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में है। हमने मान लिया कि जो हमारा जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ मान लो बुक है, अब इस टाइप से लंबवत ना हो, ये कुल हल्का इस टाइप से रखी है, कुछ मूव किए हुई है, किसी ना किसी एंगल पर ये विद्युत क्षेत्र के रखी है, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं है अभिलंबवत। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी निकलनी है विद्युत बल रेखाएँ, यहाँ से हमारे विद्युत बल रेखाएँ पास हो रही हैं, ठीक है। तो अब तुम देख लेंगे ये जो विद्युत बल रेखाओं के साथ जो तुम्हारा इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर है, मान लीजिए इसको ए वेक्टर मान लीजिए या फिर एस वेक्टर मान लीजिए, एस वेक्टर, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका सरफेस मान लीजिए तुम्हारा एस है और विद्युत क्षेत्र तुम्हारा ई वेक्टर है। तो तुम देख लोगे जब हमने पृष्ठ को इस टाइप से रखा, इस टाइप से, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कुछ इस दिशा में जा रहा है। तो ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है इस विद्युत क्षेत्र ई के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो अगर हमें निकालना है विद्युत फ्लक्स, क्या निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स होने के लिए हमें पृष्ठ कैसा होना चाहिए, उसके लंबवत होना चाहिए, उसके लंबवत। तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ को दो घटकों में वियोजित करेंगे, क्योंकि अभी तो पृष्ठ इस दिशा में रखा है इस टाइप से,
तो इससे तो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा लेकिन कम उत्पन्न होगा। मैं तो मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो उसके केस में पृष्ठ कैसा हो चाहिए, बिल्कुल लंबवत होना चाहिए, यानी क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और पृष्ठ को ऐसे रखने की वजह से इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, यानी वैद्युत फ्लक्स वहाँ उत्पन्न नहीं होगा। और वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होने के लिए पृष्ठ को बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, यानी क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अभी इस डायरेक्शन में है, तो अगर ध्यान पर देखिए इस एस वेक्टर को अगर मैं वियोजित करूँ तो देखिए यहाँ पर हमने कहा था जिसके साथ ये थीटा बनाएगा उसके साथ क्या आएगा, कॉस थीटा। तो ध्यान पर देखिए एक टाइप से ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ऊर्ध्वाधर अक्ष ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अगर आपको याद होगा ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब क्षैतिज अक्ष, और ये इसके साथ मान लीजिए एस वेक्टर है। तो अगर इसके साथ थीटा एंगल बना तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एस कॉस थीटा, इसके साथ आ जाएगा एस साइन थीटा, एस साइन थीटा हो जाएगा। जब इसको दो घटकों में वियोजित करूँगा, अब दो घटकों में वियोजित करने का क्या हो गया कि पहले इसका क्षेत्रफल जो था वो एक था, केवल एक था। अब इसको दो घटकों में वियोजित करने का मतलब होगा कि इसके क्षेत्रफल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक जो होगा वो इसके लंबवत हो गया होगा जिसका क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में है, एक का क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में, यानी वो उसके पृष्ठ के समांतर होगा। तो जो पृष्ठ के समांतर उससे तो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होने वाला है नहीं, इसलिए उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जो पृष्ठ के लंबवत होगा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत उसको हम कंसिडर करेंगे। ऐसा समझिए जैसे मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, यहाँ पे देखो 20 से 2 है, ये टोटल परिमाण में मान लीजिए इस दिशा में ऐसा रखी थी मेरी बुक वैद्युत क्षेत्र में। तो अब हमको तो वैद्युत फ्लक्स चाहिए, और वैद्युत फ्लक्स होने के लिए पृष्ठ बिल्कुल लंबवत होना चाहिए, और जो अगर पृष्ठ लंबवत होना चाहिए तो उसके लिए क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में होना चाहिए। और अभी के क्षेत्रफल वेक्टर हमारा इस दिशा में है क्योंकि बुक ऐसे रखी है, उसको लंबवत करना इस दिशा में। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे। तो इसको 20 से फाड़ देंगे, एक टाइप से मान लीजिए इसको हमने 20 से फाड़ दिया, तो एक को हमने सीधा कर दिया, एक को हमने क्या अभी लंबवत कर दिया। इसको मैं अगर 20 से फाड़ूँ बुक को, तो एक को मैं बिल्कुल लंबवत कर दूंगा, एक को मैं बिल्कुल ऐसे कर दूंगा, हार्ड मतलब समांतर कर दूंगा, जिसका क्षेत्रफल इस दिशा में हो जाएगा और एक का क्षेत्रफल इस दिशा में। जो जिसका क्षेत्रफल इस दिशा में होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे क्योंकि उसका पृष्ठ अभिलंबित होगा, तो उससे वैद्युत बल के पास होगी, तो वहाँ वैद्युत बल उत्पन्न होगा। और जिसका क्षेत्रफल इस दिशा में होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तो वहाँ वैद्युत बल के पास नहीं होंगी, इसलिए वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस ये वाला पृष्ठ लेंगे, जब पृष्ठ ऐसे होगा तो इसका क्षेत्रफल कौन हो जाएगा, ये दिशा में, जो हमारा क्या हो जाएगा एस कॉस थीटा, यानी इस एस को जब वियोजित करूँगा तो इधर आ जाएगा एस कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल। यानी अब तो पृष्ठ कुछ इस दिशा में हो गया ऐसे लंबवत, और यहाँ भी निकला अभियोजित किया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा एस साइन थीटा आ गया, एस साइन थीटा। तो यहाँ अगर मैं समाकलन के रूप में लिखूँ कि वहाँ वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो वैद्युत फ्लक्स हमारा हो जाएगा, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट तो हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू में ये हमारा हो जाएगा ई वेक्टर डॉट में एस वेक्टर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी हमारा इसी दिशा में है ई वेक्टर, और हमारा जो क्षेत्रफल वेक्टर आया है एस कॉस थीटा वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में ही है। तो वही लिख दिया एस वेक्टर ई वेक्टर डॉट में एस वेक्टर। अब आपको पता है जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हो तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हो तो होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, चाहे इसका डॉट प्रोडक्ट खोल दीजिए, नहीं तो ये क्या आया था हमारा ई आया था वैद्युत क्षेत्र ई इंटू में, और क्षेत्रफल वेक्टर क्या है हमारा एस, तो हो जाएगा एस कॉस थीटा। अब इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एस कॉस थीटा क्या था, वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो इसी ए बी कॉस थीटा को मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो वैसे ही इस ई वेक्टर डॉट एस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट में एस वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो उसी का खुला है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई वेक्टर डॉट में एस वेक्टर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर इसको सदिश फॉर्म में बात की जाए तो इसको वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या था, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा, या फिर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर में ई वेक्टर डॉट में एस वेक्टर। तो आपको समझ आ गया ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कैसे आया, मैंने कैसे इसको लिखा। और फिर दोनों के डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो जब अभिलंबित होती है तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, जैसे दो सदिश हों वो अगर एक दूसरे के अभिलंबित हैं, जैसे ए वेक्टर वाले ये होगा बी वेक्टर ये हो गया, तो ये दूसरे के क्या अभिलंबित, ये ए वेक्टर है ये क्या बी वेक्टर, तो उनके बीच जो आएगा वो होगा ए वेक्टर क्रॉस में
बी वेक्टर आता है। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में ए वेक्टर और बी वेक्टर भी एक ही दिशा में, तो वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर आता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो आई होप आपको वैद्युत फ्लक्स से समझ आएगा। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस ये हैं कि वैद्युत फ्लक्स कब कितना सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगा, कब कितना कम उत्पन्न होगा। तो कंडीशन ये अप्लाई कर देंगे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या कर दे थीटा की, यदि लिखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0, थीटा इक्वल टू 0। अब अगर थीटा इक्वल टू हम 0 करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर देखना अगर मैं थीटा का मान यहाँ पुट करता हूँ इस वाले फॉर्मूले में, तो जाएगा फाई ई इक्वल टू में ई इंटू में एस और कॉस थीटा का मान पुट करेंगे 0 और कॉस 0 का मान कितना आता है 1, तो कॉस 0 का मान 1, तो हो जाएगा फाई ई बराबर में ई एस, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना है ई एस आया। अब कॉस थीटा की वैल्यू 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो जो वैद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर और एस वेक्टर ये दोनों क्या है एक डायरेक्शन में, इनके बीच जो एंगल है वो क्या है 0 है। यानी वैद्युत क्षेत्र भी देखो ये एस वेक्टर था हमारा, ये हमारा क्या था ई वेक्टर, यानी थीटा का 0 किया तो इसका मतलब एस वेक्टर क्या आ गया, ये भी इसी दिशा में आ गया, वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में आ गया, यानी इनके बीच एंगल क्या आ गया 0। यानी हम कहना था अगर थीटा का 0 हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर वो इस दिशा में हो गया, ये चीज़ पहले को ऐसे रखा था, अब थीटा 0 हुआ तो ये कुछ ऐसे घूम गया होगा ना, यानी थीटा 0 होने मतलब क्या होगा कि जो उसका पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया होगा। कैसा हो गया, लंबवत। आई होप आपको बस समझ आई होगी कि अगर मैं थीटा का मान 0 कर रहा हूँ कि तो क्षेत्रफल वेक्टर घूम कर कुछ ऐसे आ रहा है और इसका मतलब पृष्ठ कैसा हो गया, लंबवत। तो थीटा का मान 0 करने पर पृष्ठ कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, यानी उस समय वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल का मैक्सिमम उस समय उस पृष्ठ से पास होंगी, गुजरेंगी। लेकिन यदि इसमें अगली कंडीशन अप्लाई कर दिए, यदि ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकंड कंडीशन, यदि थीटा का मान क्या कर दें हम 90 डिग्री कर दें, क्या 90 डिग्री, तब देखिए यहाँ से तो हो जाएगा फाई ई बराबर में ये हो जाएगा ई एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0, यानी फाई ई का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान 0, अब 0 को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, यानी उस समय फ्लक्स जो आ रहा है वैद्युत फ्लक्स फाई ई वो 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0। अब कॉस 90 का मान 0 यानी थीटा का मान 0 रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैद्युत जो एस वेक्टर है वो ई वेक्टर के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी अब ये एस वेक्टर यहाँ ना होकर के बल्कि एस वेक्टर यहाँ आ गया है, तो अब देखिए इनके बीच में क्या कोण बना है 90 डिग्री का कोण। अब इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो एस वेक्टर वो पहले यहाँ पर था, अब एस वेक्टर यहाँ हो गया, तो अब देखिए इनके बीच में क्या बन गया, यानी क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ आ गया, तो क्षेत्र वेक्टर यहाँ आने मतलब क्या हो गया कि पृष्ठ कैसा हो गया है वैद्युत क्षेत्र के समांतर, और जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर तो इससे वैद्युत बल पास ही नहीं होगी, और जब पास नहीं होगा तो वैद्युत फ्लक्स वहाँ क्या होगा 0, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स तभी उत्पन्न होगा जब उस पृष्ठ से वैद्युत बल पास हो, और पृष्ठ के समांतर होकर तो वैद्युत बल ऊपर और नीचे से निकल जाएगा, इसके अंदर से पास नहीं होगी, यानी वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही बात यहाँ पर आई है, अगर थीटा का मान 0 हो गया तो फ्लक्स का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो आई होप आपको ये वैद्युत फ्लक्स वाली कहानी समझ आएगी। अब इसको समाकलन के रूप में अब हो यहाँ भी और भी परिभाषा बनाई जा सकती हैं। पहला तो हमने बता दिया परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी पृष्ठ को काल्पनिक पृष्ठ को अभिलंबवत रख दिया जाए तो उस पृष्ठ से पास होने वैद्युत बलिकाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरा हमने बताया, या फिर ऐसा कह लीजिए कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बलिकाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और दूसरा परिभाषा यहाँ से बना सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और पृष्ठ एस वेक्टर समतल पृष्ठ एस वेक्टर के सदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये भी कह सकते हो, यहाँ भी परिभाषा बनाई जा सकती हैं। या फिर ऐसा कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल एस के सदिश के घटक के गुणनफल को क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। भाई ये ई वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया ई वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र, और ये क्या हो गया उस पृष्ठ का घटक है मतलब उसका कंपोनेंट। तो हम परिभाषा बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के घटक के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हो, यहाँ पे दो तरीके थे। यहाँ पे जैसे हमने क्या बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा था, पृष्ठ को हमने लंबवत रखा था। यहाँ ये भी कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए अगर ये पृष्ठ रखा हमारा है, परिभाषा कैसे बनाई जा सकती है।
यहाँ तुमने क्या देखा था, हमने एस वेक्टर को वियोजित किया था, तो एक एस कॉस थीटा आया, एक इधर एस साइन थीटा आया, तो ये दो घटकों में वियोजित हो गया। तो परिभाषा बन गई थी कि वैद्युत फ्लक्स, क्या परिभाषा क्या बन सकती है कि वैद्युत क्षेत्र E और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के घटक के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ये है, क्षेत्रफल वेक्टर ये, और इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं मान लीजिए किसी इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से किसी एंगल से गुजर रही है, ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये वैद्युत बल रेखा मतलब सीधी लंबवत ना पड़ के कि किसी एंगल से पास हो रही हैं, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये है, मतलब इसका क्षेत्रफल वेक्टर है इस पृष्ठ का, वो एस वेक्टर ये हो गया। और वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, जो पास हो रही हैं वो इस पृष्ठ के किसी न किसी एंगल पर गुजर रही हैं, मतलब वो भी लंबवत नहीं गुजर रही हैं, किसी एंगल से पास हो रही हैं। तो उस समय ये जो ई वेक्टर है इसको वियोजित करेंगे, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये ऊर्ध्वाधर एक्सिस। तो जब इस ई वेक्टर को वियोजित करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इसके साथ आ जाएगा ई कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा तुम्हारा ई साइन थीटा आ जाएगा, आए ना आएगा जब इस ई को वियोजित करोगे। अभी यहाँ एस को वियोजित किया था, अब यहाँ ई को वियोजित करो, क्योंकि अब यहाँ ई जो है या जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो उस पृष्ठ से किसी एंगल पर गुजर रही हैं, और यहाँ क्या था, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था वो वैद्युत क्षेत्र से किसी एंगल पर रखा हुआ था, इसलिए एस को वियोजित किया था। और यहाँ वैद्युत बल रेखाएं जो किसी पृष्ठ से किसी एंगल पर, इसलिए यहाँ पर ई को वियोजित करेंगे। तो जब ई को वियोजित करें तो यहाँ पर ई कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ जाएगा ई साइन थीटा। तो हमें ई साइन थीटा तो लेना नहीं है, क्योंकि ई साइन थीटा का क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो गया, मतलब सॉरी इसका ये हो जाएगा, तो जो कि वैद्युत क्षेत्र के क्या आ जाएगा, बिल्कुल समांतर हो जाएगा। और हमें ये वाला लेना है क्योंकि ये पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में ये लेना है, ये कॉस थीटा में ये लेना, ताकि अगर ये होगा तो सारी वैद्युत बल रेखाएं इसी के पृष्ठ से अंदर से गुजर रही होगी। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वहाँ फ्लक्स ये हो जाएगा, फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ई कॉस थीटा इंटू में एस। तब लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र के घटक ई कॉस थीटा तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल एस के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तब परिभाषा बन जा सकते हैं। यहाँ वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल वेक्टर के घटक के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और यहाँ कहेंगे वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के घटक तथा उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आई होप अब यहाँ से इसका मात्रा भी लिखा जा सकता है। मात्रा क्या लिख सकते हो, जैसे ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र का आपको मात्रा पता ही होगा, उसके बाद में एस मतलब सरफेस मतलब एरिया मतलब वही मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ई का अगर मात्रा नहीं पता है तो आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, एफ बटे में क्यू नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रा हो गया। तो ई का मात्रा क्या हो गया, अगर मात्रक लिखना चाहते हो फाई ई का मात्रक का मतलब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो वैसे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एक वेबर होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वो होता है वेबर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। और यहाँ से अगर बनाना चाहते हो तो ई मतलब क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और गुणे में लिखा एस। एस मतलब क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन प्रति, लिखना चाहते हो तो ये न्यूटन प्रति कूलाम और इंटू में मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो चाहे न्यूटन प्रति कूलाम या मीटर स्क्वायर लिखिए या फिर वेबर लिखिए, ये इसका क्या आ जाएगा, मात्रक। आई होप आपको ये वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, 100% अपना दिया है कि आपको वैद्युत फ्लक्स समझ आ जाएगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप के पास शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी वैद्युत फ्लक्स के विषय में अच्छी नॉलेज मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।